हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा, अभी हम सेल डिवीजन की बात कर रहे थे, सेल साइकिल की बात कर रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेज, इंटरफेज पढ़े हैं। और ये क्या है? एम फेज। इंटरफेज में क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज और एक G0 फेज स्टेज, जो डेड स्टेज है, क्विसेंट है। तो आपने देखा G1 में आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस होती थी और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन है, जबकि एस फेज में सिंथेसिस होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और ये भी बताया डीएनए का जो अमाउंट है 2C से 4C भी होता है, और ये भी सिंथेसिस फेज भी बोलते थे। आपने देखा G2 में आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ये जो फेज होता है वो सेल डिसाइड करता है डिवीजन के लिए। और G0 जो बता दे स्टेज, ये हार्ट में और न्यूरॉन में था। क्लियर? आप देखिए उसमें डिवाइड नहीं होता था। अब इसके बाद जो सेकेंड फेज आता है, सेकेंड फेज जिसका नाम आप बता रहे थे एम फेज, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज। अच्छा, डिवीजन फेज, माइटोसिस डिवीजन में देखा एक कोड बताता पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखिए पीमैट है, इसका कोड है पीमैट, लेकिन यम जो फेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। यानी एम फेज इज आल्सो नोन एज एम फेज, इट इज आल्सो नोन एज एम फेज इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ये क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन। तो ये आपने देखा इक्वेशनल डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? इक्वेशनल फेज या डिवीजन। And because the number of chromosome, because the number of chromosome, इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? सेम होता है। बिकॉज द नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी इज सेम। इन द पेरेंट and progeny is क्या है? सेम। ये पेरेंट्स में और कौन सा? ये प्रोजेनी में इज क्या है? सेम। यानी पेरेंट में और प्रोजेनी में दोनों में लगभग ये क्या होता है? सेम। ये नाम बता रहे थे। तो ये आपने देखा इक्वेशनल डिवीजन। अब ये जो नाम बता रहे थे इक्वेशनल डिवीजन, इसमें कौन कौन से फेज आते हैं? जैसा कि आपने देखा कि प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें ये जो एक्चुअली में कैरियोकाइनेसिस फेज होता है, जिसमें 4 स्टेज होते हैं। यानी ये कैरियोकाइनेसिस फेज है, कैरियोकाइनेसिस फेज इसको बोल रहे थे। यानी इट consist of 4 phases, that is, एक नाम बता रहे थे कि इसका नाम एक बताया कौन सा भाई? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो एक बताए थे PMT, पीमैट। देखिए PMT, पीमैट का मतलब ये कि P से प्रोफेज स्टेज, M से मेटाफेज, ये से क्या है? एनाफेज, और टी से कौन सा फेज है? टीलोफेज स्टेज। तो ये आपने देखा ये पीमैटिक, भाई पीमैट पीएमटी के नाम पर बना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये जो प्रोफेज स्टेज होता है ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। ये अर्ली और लेट 2 प्रोफेज होता है। तो ये नाम बता रहे थे इसमें। अब देखिए यहां से शुरू होता है प्रोफेज फर्स्ट, ये है प्रोफेज। अब प्रोफेज जो होता है एक्चुअली में हमने बताया था इसमें 2 स्टेज होते हैं, अर्ली और लेट। इसमें एक स्टेज होता है अर्ली प्रोफेज, एक अर्ली प्रोफेज है, और एक होता है लेट प्रोफेज। अब देखिए अर्ली में जो स्टार्टिंग फेज होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब लेट फेज है, लेट माने गायब होता है, लेट फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आर डिसअपियर, मैट्रिक्स आर अपीयर।
और जब टीलोफेज स्टेज आएगा वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस क्या होगा, रीअपियर होंगे। तो ये नाम बताते हैं कि अर्ली ये प्रोफेज स्टेज है। यहां पर आप देख रहे हैं अभी नाम बताया कि अर्ली में जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल्स मटेरियल्स, क्रोमोसोमल मटेरियल ये बता रहे थे। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या है, प्रेजेंट होता है। जबकि इस स्टेज में ये बताया कि इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर absent, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर क्या है, absent। ये यहां पर ये गायब हो जाते हैं। absent का मतलब डायरेक्ट यहां बोल दे disappear और disappear एंड मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स अपीयर। अब देखिए उल्टा होता है, जैसे टीलोफेज में जाएगा, क्योंकि मेटाप्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है तो उसमें इक्वेटोरियल प्लेट पे लगेगा। एनाफेज में आएगा तो रिपल्सन हो जाएगा एक दूसरे में, और टीलोफेज में टर्मिनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होंगे। अब इसका देखिए फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे थे कि ये प्रोफेज कौन सा था, प्रोफेज है, मेटाफेज है ना। प्रोफेज में क्या है कि एक अर्ली स्टेज और एक हमने बताया था कौन सा, लेट स्टेज, दो स्टेज होता है। अर्ली स्टेज में ये हमने जो अभी नाम बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इस स्टेज में आते आते क्या होता है भाई, ये इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट यानी कि डिसअपियर होता है। तो इस अर्ली में स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेट में गायब हो जाते हैं। लेट का मतलब मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिसअपियर। जैसा कि देखिए इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस जिसको बोलते हैं। इट अकर्स आफ्टर G2 फेज, G2 फेज के बाद ही आता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल क्या मटेरियल्स, और शेप ऑफ क्रोमोसोम भी इसमें है, काउंटिंग भी। आप बता रहे थे ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स, देखा आपने, ये 2 क्रोमेटिड्स अटैच एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर अटैच होता है, एंड सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एंड इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी आर डिसअपियर। तो ये आपने देखा था, ये अर्ली में स्टार्टिंग में होता है, लेट में गायब होता है, और यहां से गायब होकर सीधे कहां पे अपीयर होगा, निकलेगा, जैसे कि टीलोफेज। क्योंकि जैसे अगर कोई भी, अगर मान लीजिए लड़का है, अगर ये नदी का दो किनारा है, इधर से डूबे, सीधे यहां से डूबा और सीधे बाहर निकला, तो यहाँ लेट था, यहाँ टीलोफेज था। तो ये बीच में ये दिखाई नहीं देगा, सीधे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस टीलोफेज में स्टेज में आता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने बताया कौन सा भाई, मेटाफेज। अब देखिए मेटाफेज जो स्टेज होता है, मेटा का मतलब इक्वेटोरियल प्लेट, इसमें क्रोमोसोम जो है एक्चुअली में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। क्या आते हैं भाई, इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं, यानी कि इस तरह से ये दिखे, ये क्रोमोसोम की बात करें, ये पोल होता है, एस्टर रे होता है, पोल एस्टर रे, इसमें ये क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है, और ये क्रोमोसोम आके बीच में लग जाते हैं, जिस सेंट्रोमियर है, और इस तरह से ये क्रोमोसोम दोनों साइड में आके लग जाते हैं। यानी देखा सेंट्रोमियर है दोनों, यानी बीच में अगर क्रोमोसोम लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जैसा कि आपने इसको देखा, अर्ली फेज की बात कर रहे थे, देखा ये मेटाफेज स्टेज है। इसमें हमने बताया था कि ये क्रोमोसोम जो है यहां से क्या करके बीच में इक्वेटर पे लग जाते हैं, क्योंकि देखा आपने ये सेंट्रियोल होता है, ये एस्टर रे होता है, स्पिंडल फाइबर, इसके बीच में लगते हैं। मेटा माने क्या होता है, बीच में। तो यानी सब मिला करके ये जो मेटाफेज होता है, इसमें क्रोमोसोम कहा है, यानी क्रोमोसोम माइग्रेट टुवर्ड द इक्वेटर, क्रोमोसोम माइग्रेट
टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी इसमें इक्वेटर में जो है ये क्रोमोसोम यानी कि जो है आकर के स्पिंडल फाइबर बीच में लग जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर में लग जाते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी काइनेटोकोर, ये बता रहे हैं स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये देखा हमने काइनेटोकोर की बात की, क्योंकि इसके अंदर काइनेटोकोर है जो स्पिंडल फाइबर से क्या करता है, अटैच कर जाता है। तो ये आपने देखा मेटाफेज की बात करें। एंड ड्यूरिंग मेटाफेज कंडेंसेशन आप क्या है, क्रोमोसोम भी हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बताया था कि मेटाफेज जो स्टेज होता है, ये इस स्टेज में क्या है कि क्रोमोसोम में दो जो है जो क्रोमेटिड्स आकर के लग जाते हैं। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस फेज में क्या होता है भाई, अगर शेप साइज की बात करें तो साइज भी आती है। तो इस फेज में आप देख रहे थे ये मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में लगेंगे। थर्ड, ये इसके बाद क्या आता है, एनाफेज। अच्छा, एनाफेज में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है। ये देखिए, ये पोल है सेंट्रियोल, एस्टर रे, यही एस्टर रे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब ये बता रहे जो ये बनाते हैं, ये स्प्लिट करता है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर जब स्प्लिट करता है तो ये देखे होंगे कि यहां पर इस तरह से क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, दोनों साइड में ये क्रोमोसोम किस तरह से कि अगर मान लीजिए स्प्लिट किया तो इस तरह से जो एक दूसरे के अपोजिट में, एनाफेज का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन में आके लग जाते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाता है। या क्रोमेटिड्स जो है अभी देख रहा, ये यहां से सेंट्रोमियर से ये स्प्लिट करके दोनों अपोजिट पोल पे लग जाते हैं, और इस तरह से दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यानी कि एनाफेज में टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम सेपरेटेड। इन एनाफेज टू क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। एनाफेज में दो क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, इसमें सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मोर टूवर्ड एंड separated from each other and move towards opposite pole। देख रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल में, मूव टूवर्ड्स क्या है, अपोजिट पोल। दोनों में जब अपोजिट पोल में आके लग जाते हैं, कहां पे, अपोजिट पोल में लग जाते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम कौन सा, इक्वेटर पोल, इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम इक्वेटर पोल। इस तरह से इसमें ये बोल सकते हैं रिपल्सन टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज। रिपल्सन क्या है, टेक्स प्लेस, इस स्टेज में रिपल्सन हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द एनाफेज क्रोमोसोम रीचेज अपोजिट पोल, यानी कि दोनों अपोजिट पोल में लग जाते हैं। और इस तरह से आपने देखा, ये एनाफेज की बात कर रहे थे, इसमें टेलिंग भी है टुवर्ड्स दी कौन सा, इक्वेटर जो है, टेलिंग भी है और एक लीडिंग भी होता है। एट द एंड ऑफ एनाफेज क्रोमोसोम रीचेज दी अपोजिट पोल। At the end of this stage, chromosomes reaches on opposite pole, यानी रिपल्सन हो जाता है, दोनों जो है अपोजिट पोल पे आ जाता है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है।
और इस तरह से एनाफेज की बात कर रहे थे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में प्रोफेज में अर्ली और लेट। अर्ली में क्या है, स्टार्टिंग और प्रेजेंट। लेट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस गायब हो जाता है। और मेटाफेज में ये क्रोमोसोम बीच में आके लग जाता है इक्वेटर पे। एनाफेज में दोनों में रिपल्सन हो जाता है। और जब टीलोफेज आता है तो टीलोफेज में दोनों जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। ये है टीलोफेज स्टेज। अच्छा, टीलोफेज स्टेज में अभी हमने बताया था ये क्रोमोसोम आके ये अपीयर हो जाता है। और इसके लिए हमने बताया था कि अगर ये टीलोफेज स्टेज है तो ये भी कंडेंस हो जाएगा, ये भी कंडेंस हो जाएगा। तो एक कंडेंस होकर देखिए इस तरह से ये कंडेंस हो जाता है, ये भी कंडेंस हो जाता है। अच्छा, दोनों ऊपर ऊपर जब कंडेंस हो जाते हैं तो ये भी आप देख रहे हैं कि दोनों में जब कंडेंस हो गया तो क्या हो गया भाई, ये दोनों कंडेंस हो गए। एक यहां भी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एक यहां पर भी बन गया ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो अभी हमने बताया था कि यहां पर 2 जो है डॉटर न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई या 2 डॉटर क्या बोलते हैं, सेल। 2 डॉटर न्यूक्लियाई या क्या 2 डॉटर सेल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो माइटोसिस में एक से दिखे 2, क्योंकि ये कंडेंस हो गया, ये कंडेंस हो गया और एक न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज। यानी इन दिस स्टेज की बात करें तो ये बता सकते हैं इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर। क्योंकि जो गायब हुए थे वो इसमें जा करके फिर रीअपियर हो जाते हैं। और एक्चुअली में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी है, सब इसमें आकर के रीअपियर हो जाता है। क्लियर। और ये भी नाम बता रहे थे कि इसमें क्रोमोसोम स्टार्ट क्या करता है, डिसेंडिंग ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल एंड गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर क्या है, ये भी है न्यूक्लियोलस से अपीयर हो जाते हैं। एंड फॉर 2 डॉटर सेल, ये इक्वली होता है, इक्वेशनल डिवीजन है, दोनों इक्वल होते हैं और इस तरह से 2 सेल बनाता है। तो ये आपने देख लिया कि पहले इसका कोड है पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में एक अर्ली और एक क्या लेट, मेटाफेज में इक्वेटोरियल में, एनाफेज में एना रिपल्सन और टीलो में क्या टर्मिनेट होकर एक से कितना बताते हैं 2 सेल बनाते हैं। ये माइटोसिस है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि ये कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है। अब आता है जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, उसमें प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एनिमल में बाई फरोइंग होता है। अब वो कैसे होता है नेक्स्ट पॉइंट में जैसे देखा आपने साइटोकाइनेसिस मेथड ऑफ ये 2 टाइप्स, एक सेल फरो, एक सेल प्लेट। सेल फरोइंग में क्या होता है, ये जो प्रोसेस एनिमल सेल में होता है। फरो का मतलब ये सेल बीच बीच में देखिए प्रोटेक्शन होता है, दबता जाता है, डिफेंस हो जाता है। और दबने के बाद ये धीरे धीरे आपस में क्या हो जाता है, जब मिल जाता है तो ये एक सेल अलग, ये सेल, दोनों सेल जो है क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह 1 से 2 जो है डॉटर सेल यानी सेल बन रहा है। तो ये आपने देखा ये एनिमल में ये प्रोसेस होता है। जैसे कि आप लिख चुके हैं कि फरो डेवलप इन द सेंटर ऑफ द सेल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फरो डिपेंड्स यानी दबता है अल्टीमेटली ज्वाइंट टू सेंटर बीच में एंड डिवाइड सेल इनटू 2 सेल, 1 सेल से 2 सेल। सेल प्लेट फॉर्मेशन ये तो प्लांट में होता है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर ये कोई सेल है, इसमें फ्रेगमोप्लास्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से फ्रेगमोप्लास्ट होता है। ये गोल्गी बॉडी का नाम सुना होगा, यहां पर होता है, इसको बोलते हैं वेस्किल्स ऑफ गोल्गी बॉडी। ये धीरे धीरे वेस्कुलर गोल्गी बॉडी एक दूसरे से मिल करके, एक सब मिल करके एक क्या बनाते हैं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से। इसका नाम क्या होता है, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट होता है और आगे चल करके यही सेल प्लेट
पूरे सेल में आ करके ये सेल प्लेट जब आता है तो ये पूरे सेल में आके जब मिलेगा, ये पूरा जब मिल जाता है क्योंकि यहाँ प्लेट बना और आके यहां से यहां तक जब मिल जाएगा तो 2 सेल हो जाएंगे, तो 1 से 2 सेल बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा भाई, एक ही सेल था, डिवाइड हो गया और इसमें देखा पहले आउटर मिडिल लेमला होता है, नाम पढ़े थे कि यहां पर देखिए मिडिल लेमला होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, फिर इधर मिडिल लेमला। इस तरह से इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी 2 सेल्स बनते हैं। तो एक डिवाइड होकर के इसमें भी एनिमल में ये, यानी कि ये दिस प्रोसेस हमने बताया था, दिस प्रोसेस occurs in प्लांट सेल। ये सेल जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली में किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। क्या होता है भाई, प्लांट सेल में। इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये होता है वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट in the center of cell, हिंदी क्या है, सेंटर ऑफ सेल। ये सेंटर ऑफ सेल में क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ क्या है, सेल एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन, और यही जो है आकर के आगे चल के क्या बन जाता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है भाई, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बता रहे थे कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे, इसमें मिडिल लेमिला, ये प्राइमरी सेल वॉल, तो सेल वॉल, मिडिल लेमिला, ये जो है फॉर्मेशन हो जाते हैं, किनारे किनारे दोनों साइड में हो जाते हैं। और ये कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो बाय कौन सा, साइटोकाइनेसिस। यानी ये बताया सेल ऑर्गेनेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी 2 सेल। सेल ऑर्गेनेल्स आर distributed between 2 सेल। इसमें भी दोनों ऑर्गेनेल्स, ये दोनों 2 सेल में जो है डिवाइड हो जाता है। यही हमने बताया था। यहाँ पर क्या होता है भाई, मिडिल लेमला का नाम सुना होगा, पहले मिडिल लेमला आता है, मिडिल लेमला के बाद जो आता है वो क्या आता है, प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो आएगा ये क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल होगा। तो इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इसमें 2 डॉटर सेल यानी कि 2 सेल भी बनते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरह से कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एंड ये एक्चुअली में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, जो आप देखे होंगे कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में होता है। यानी कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे थे, if karyokinesis is not followed by cytokinesis, ठीक है, क्या बताए थे, if karyokinesis is not followed by cytokinesis, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप। जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाएंगे तो ये इसमें एग्जांपल भी आपने देखा होगा। एक नाम बताए थे लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है, इन कोकोनट की बात करते हैं। कोकोनट किस में होता है भाई, लिक्विड हमने बताया था एंडोस्पर्म इन क्या है, कोकोनट। तो ये नाम जो बता रहे थे कि ये साइटो, तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, जिसमें आपने बताया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस में 2 होता है, सेल प्लेट और सेल फरो। तो सेल फरो एनिमल में और सेल प्लेट फॉर्मेशन किसमें, प्लांट में होता है। तो ये दोनों होता है। इसके अलावा आपने देखा जब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, जब एक साथ नहीं होते, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। ये कंडीशन किसमें होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। इस तरह से इसका जो मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है माइटोसिस का, अब उसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए।
देखा हमने, ये सिग्निफिकेंस आप क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ये हमने बताया था कि इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। ये हमने बताया ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, इक्वल और आइडेंटिकल होते हैं। तो 1 से 2 सेल, ये डिप्लॉयड सेल होता है, इट अकर्स इन डिप्लॉयड सेल, इट अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। किसमें होता है ये डिप्लॉयड सेल में होता है। नेक्स्ट हमने ये भी बताया था कि इन सम लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट, इन सम लोअर प्लांट एंड सोशल इंसेक्ट, इन सम लोअर प्लांट एंड कौन सा भाई, सोशल इंसेक्ट, इट बीइंग की अगर बात करें, ऑब्जर्व इन दिस सम हैप्लॉइड मे बी अंडरगोज कौन सा, माइटोसिस। यानी कि ये कुछ में क्या होता है, कुछ में जो है ये डिप्लॉयड होता है, कुछ में हैप्लॉइड होता है, एंड इट बीइंग ऑब्जर्व दैट सम, इट बीइंग ऑब्जर्व, देखिए ये जहां बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, इट बीइंग ऑब्जर्व दैट सम हैप्लॉइड सेल, सम क्या है, हैप्लॉइड सेल, कुछ हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं। तो बाकी आपने देखा कौन सा, डिप्लॉयड सेल में मेनली होता है, क्लियर। तो ये डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे थे। एंड ये मे आल्सो अंडरगोज माइटोसिस, क्या बोल सकते हैं, मे अंडरगो क्या है, माइटोसिस। अब देखिए यहां पर हमने बताया इक्वेशनल है, इक्वल होता है, आइडेंटिकल भी होता है, यानी ग्रोथ और सेल रिपेयरिंग इन क्या, मल्टी सेलुलर, यानी कि इसमें ग्रोथ एंड सेल रिपेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिपेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि कभी भी सेल कहीं डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने का काम माइटोसिस ही करता है। तो ये मल्टी सेलुलर में जो भी डैमेज होते हैं इसे करता है, किससे करता है, अकर्स बाय माइटोसिस। इसके अलावा हमने बताया था माइटोसिस मेंटेन दी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, माइटोसिस मेंटेन दी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये भी मेंटेन करता है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक क्या है, रेशियो को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल में ये अपर में एपिडर्मिस पे होता है, प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो ये दोनों होते हैं, इन प्लांट सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसमें बता दे इन प्लांट सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जिसमें नाम बताए थे एपिकल प्लस, ये बता रहे थे कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये दोनों जो मेरिस्टेम होते हैं जहां भी होते हैं, ये क्या होता है भाई, डिवीजन करता है, रूट और एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये बता रहे थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ये जब भाई लेटर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम प्लस लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ग्रोथ के लिए। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो है लेंथ के लिए, क्योंकि इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल जो मेरिस्टेम है ये इंक्रीज लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करता है,
और ये हम बताएं लेटरल जो मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम ये किसके लिए होता है भाई? इंक्रीज इन ग्रेथ। ये देखिए मोटाई में, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर इनकी बात किया तो एनिमल और प्लांट दोनों में भी होता है। तो ये रहा माइटोसिस के लिए। तो इतना समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे मियासिस। मियासिस देखिए जैसे दो तरह का होता है, फर्स्ट सेकेंड, जिसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखते हैं नेक्स्ट आइटम और फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय विश्व।